नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं टाइम बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखता हूं और मैं आपसे भी कहता हूं कि ज़्यादा टाइम बर्बाद न करें, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मैं इसको भी आप 1.5 2 की स्पीड में देखें ताकि आपका समय कम से कम लगे, ठीक है। क्योंकि देखो, ज्ञान कितना भी बांटते रहो, आपको भी पता है चीजें, मुझे भी पता है, तो उस ज्ञान बांटने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि क्लास 4 हो चुकी हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन की 4 क्लास हो चुकी हैं। ये है क्लास नंबर 5, ठीक है। तो 2-4 कंसेप्ट इसमें क्लियर करेंगे, बाकी इसके बाद एक क्लास और होगी जो कि आयु संबंधित होगी। आयु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे राम की आयु श्याम की आयु से 8 गुनी है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे और रेशियो एंड प्रपोर्शन का खात्मा करेंगे। और बाकी जो कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है जिनको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में करेंगे, ठीक है। जब भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर करेंगे तब उसमें हम क्लियर करेंगे। चलिए, तो यहां पे देखिए, यदि यदि एक्स वाई स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है और यदि एक्स बराबर 78 होने पर वाई बराबर 11 है, तो y बराबर 2.2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये है कि जो x का मान है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। x का जो मान है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि 1/y स्क्वायर के 1/y स्क्वायर। और यहाँ पे जब इस साइन को जब हम हटाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती को जब हटाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का मान ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि इस, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक्स अनुक्रमानुपाती है वाई, तो जिस तरह से y बढ़ रहा होगा उसी रेशियो में x बढ़ जाएगा। मतलब जिस तरह से y बढ़ेगा उसी तरीके से x बढ़ जाएगा। अगर y घटेगा तो x घट जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि x व्युत्क्रमानुपाती है 1/y की, तो मतलब y बढ़ेगा तो x घटेगा और y घटेगा तो x बढ़ेगा। अब इस साइन को हटाने जब हम हटाते हैं तो बराबर का साइन लगा के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, जिस कांस्टेंट के हिसाब से ये वैल्यू है बढ़ती, ये वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे देखिए बस आपको अब कुछ नहीं करना है इसमें। x बराबर 78 होने पर अगर मैं x का मान यहाँ पे 78 रखता हूं तो बराबर k अपॉन y का मान कितना हो जा रहा है, 11। तो मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो जो k का मान आएगा यहाँ पे, जो k का मान आएगा वो आ जाएगा 78 इंटू 11 का स्क्वायर। ये हमारे पास k का मान आ चुका है, हमारे पास k का मान आ चुका है। अब पूछा क्या है उसने, y बराबर 2.2 होने पर 11 का मान ज्ञात कीजिए। y का मान 2.2 होने पर, तो y और x में तो यही रिलेशन है। y और x में क्या रिलेशन है, x बराबर k अपॉन वाई स्क्वायर। क्योंकि उसने कहा है कि जो x का मान है, x व्युत्क्रमानुपाती है 1/वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, x बराबर k अपॉन वाई स्क्वायर। अब k तो कांस्टेंट है, k तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब जब k कांस्टेंट है तो k का मान क्या है, यहाँ पे मान है 78 इंटू ये 1:1 हो जाएगा, मतलब 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 78 इंटू 121 इक्वल टू, सॉरी ये तो k का मान है ना, ठीक है। तो x का मान पूछा है, k का मान हमारे पास है 78 इंटू 121 अपॉन y का मान कितना है 2.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब 2.2 इंटू 2, ठीक है। अब पॉइंट को हटाओ, आप 0 बढ़ा दो, पॉइंट को हटाओ 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या था, ये 11 का स्क्वायर ही था ना, तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से
11 से काटूं, 11 दूनी 22 और 11 से ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 22 है, ये 212 नहीं, ये पॉइंट काटा था, ठीक है। तो ये 22 है, इसको मैं 2 बार कट करूंगा, तो यहाँ से ये 11, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 एकन 11, तो 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये बचा कितना? 4, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की भाग भी नहीं जा रही ना 78 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसको कट कर दो 25 बार, 4 से कट कर दो 25 बार। अब 25 का गुणा करिए आप 78 से, तो कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200, कितना बचेगा? 20, और 25 सत्ते 175 और 20 195, 195, ठीक है। तो ये x का जो मान होगा, जो यहाँ पे x का मान होगा, वो हो जाएगा 1950। 1950 यहाँ पे मान हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये चीज आपकी क्लियर हो। अब यहाँ पे देखिए, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। इसका मतलब क्या है कि जो कीमत है, अगर उस वस्तु का भार का वर्ग जिस तरह से बढ़ रहा है, वही उसकी कीमत, उसी तरीके से उसकी कीमत डिफाइन हो रही है यहाँ पे। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे जो कीमत है, यहाँ पे जो कीमत है यहाँ पे जो कीमत है वो भार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, भार के वर्ग के, सॉरी, अनुपाती है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भार का स्क्वायर ही कीमत। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आप देखना कि भार का जो स्क्वायर है, किसी वस्तु का भार अगर 3 है तो उसकी कीमत कैसे डिफाइन होगी? 3 का स्क्वायर के रूप में, मतलब 9 के हिसाब से डिफाइन होगी। अगर भार 4 है तो इसकी कीमत किस तरह से डिफाइन होगी? 4 के स्क्वायर से, क्योंकि इसके स्क्वायर जिस तरह से बढ़ेगा उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ेगी, उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ेगी। तो हीरे की कीमत है 87,880। यदि 2 टुकड़ों में टूट गया है, यदि 2 टुकड़ों में टूट गया है जिनका भार 5:8 के अनुपात में है, तो हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई है? तो देखिए, यहाँ पे जब पहले टूटा नहीं था, जब पहले टूटा नहीं था तो पहले कितना था? 8 और 5 13, कितना था? 13 था, ठीक है, जब पहले टूटा नहीं। अब जब टूटा नहीं था तो ये क्या है? भार है। ये क्या है? हमारा भार, ये है भार। भार कितना है? 13। तो कीमत कितनी रही होगी? कीमत कितनी रही होगी? भार के स्क्वायर के बराबर, भार के वर्ग के बराबर। तो कीमत रही होगी 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, जब वो टूटा नहीं था, मतलब नॉर्मल, ठीक है। तब कितनी रही होगी कीमत? 13 का स्क्वायर। और पहले कीमत थी कितनी? 87,880। इसका मतलब 13 स्क्वायर की जो वैल्यू है तो वो कितनी है? 87,880। जो 13 स्क्वायर की कीमत है वो कितनी है? 87,880। तो 13 स्क्वायर मतलब, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 87,880 बटे 13 स्क्वायर, मतलब 13 गुणा 13। तो यहाँ पे 13 से कट कर दो आप 13 से कट करो, 13 छक्के 78, कितना बचेगा? 9 बचेगा, 8 आ जाएगा, 98 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 बचेगा, फिर 8 हो जाएगा 78, 13 छक्के 78, ठीक है। और फिर 13 से भाग दे दो आप, फिर 13 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 13 5 65, कितना बचेगा? 2, 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो एक का मान यहां से आ गया 520। एक का मान कितना आ गया? 520, ठीक है। कीमत भार के वर्ग के अनुपाती है, और जब टूट गया है तो वो 5:8 में बिखर गया, मतलब एक हिस्सा 5 का हो गया, दूसरा हिस्सा 8 का हो गया। इसका मतलब टोटल 13 रहा होगा, टोटल 13 रहा होगा, तो कीमत रही होगी 13 के स्क्वायर के बराबर। उसने कहा है जो कीमत है वो वर्ग, भार के वर्ग पर डिपेंड कर रही है, भार के वर्ग पर डिपेंड कर रही है। तो यहां से 13 का स्क्वायर 7, और एक्चुअल में जो कीमत है, पहले जो वो हीरा है, नॉर्मल हीरा है, टूटा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कीमत 87,880 रुपए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये टूट गया, अब यहां पे ये टूट गया है, किसमें टूटा है? 5:8 में। इसका मतलब जो पहला हिस्सा होगा उसकी कीमत 5 स्क्वायर होगी, क्योंकि भार 5 है। जब टूट गया है वो, तो इसका भार कितना हो गया? 5, तो इसकी कीमत कितनी हो गई है? 5 स्क्वायर।
क्योंकि कीमत भार के वर्ग के अनुपाती है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है 8, क्योंकि उसका भार कितना है 8। तो अब जो कीमत है उन दोनों की अगर मैं ऐड करूं तो अब कीमत कितनी है, ये 25 हो गई यहाँ पे, और ये कितनी हो गई 64। तो ये हो गई आपकी 5 और 4 9, और ये 6 और 2 89 हो गई दोस्तों। यहाँ पे कीमत कितनी हो गई 89 हो गई, ठीक है। अब हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई है, पहले कीमत कितनी थी 169, 13 का वर्ग 169, अब कितनी है 89। तो हमारी जो हानि होगी, यहाँ पे जो हानि होगी भाई वो होगी 169 में से, पहले 169 थी कीमत, अब कितनी हो गई है 89। तो 169 माइनस 89, मतलब कि 9 में से 9 जाएगा 0, और यहां से कितना बचेगा, ये 16 में से 8 जाएगा 8। तो यहाँ पे जो हानि हुई है हमारी वो कितने की हुई है 80 की, ठीक है। अब 80 की जो हानि हुई है, यहाँ पे एक का मान कितना था 520, एक का मान कितना था 520। जब एक का मान 520 है तो दोस्तों 80 का मान कितना हो जाएगा, 80 गुणा 520, 8 दूनी 16 और 8 5 40 और 1 41, 2 जीरो चिपका दो, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो और हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है भाई। अगर फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट आए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास जा रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। हीरे का मूल्य 69,660 है। यह दो टुकड़ों में टूट गया जिनके भार का अनुपात है 4:5। हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी है। सेम क्वेश्चन है। तो बताइए, जब दो भागों में टूटा है, पहला भाग 4 है, दूसरा भाग 5 है, तो इसका मतलब जब टूटा नहीं होगा, जब नॉर्मल होगा तो वो 9 रहा होगा। अगर यहां पे पहला भाग 4 है, दूसरा भाग 5 है, जब ये नॉर्मल रहा होगा उस कंडीशन में कितना भार रहा होगा उसका 9। अब 9 भार रहा होगा और मुझे पता है कि जो कीमत है वो भार के वर्ग पे डिपेंड कर रही है। मेरी जो कीमत है वो भार के वर्ग पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब पहले जो भार है वो 9 रहा होगा, तो इसकी कीमत कितनी रही होगी 9 स्क्वायर, मतलब कि 81। और 9 स्क्वायर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 69,660। वहां पे जो मान दे रखा है वो 69,660 दे रखा है। तो 9 स्क्वायर का मान दे रखा है यहाँ पे 69,660, 69,660, ठीक है। तो 81 का मान अगर ये है तो एक का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या निकलेगा 69,660 बटे 9 स्क्वायर, मतलब 9 गुणा 9। देखिए अगर मैं 81 की भाग देता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपके लिए भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कंडीशन आए तो वहां पे आपको सिर्फ ये करना है कि पार्ट वाइज आप कर दोगे तो जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। पार्ट वाइज करोगे तो आप जल्दी निकल जाओगे। जैसे यहां पे मैं क्या करूंगा, कितना हो जाएगा 9 7 63, कितना बचेगा 6 आ जाएगा 66, तो 9 7 63, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 चौको 36, फिर आप 9 की भाग दे दो, 9 8 72, कितना बचेगा 5, 9 6 54, एक का मान आ गया 860। एक का मान कितना आ गया 860। तो ये यहाँ पे एक का मान आ चुका है। अब क्या है कि ये 4:5 में बांटे, तो जो पहला टुकड़ा है उसका भार कितना है 4, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर। और जो दूसरा टुकड़ा है उसका भार कितना है 5, तो उसकी कीमत वही भार के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो 5 स्क्वायर होगी। अब यहां पे अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल कितनी कीमत हो जाएगी इनकी 25, टूटने के बाद 25 और 16, ये 3 और 6 और 5 11 41 कीमत होगी, ठीक है। पहले कितनी थी 81। भाई जब जुड़ा हुआ था तब नॉर्मल जो हीरा था उसकी कीमत कितनी थी 81, क्योंकि इसका भार 9 था, ठीक है। और अब कितनी हो गई है 41। तो जो हानि हुई है यहाँ, जो हानि होगी वो क्या हो जाएगी 81 माइनस 41, 81 माइनस 41, ठीक है। तो 81 माइनस 41 हो जाएगा 4। तो एक का मान यहां से निकाल लिया 8, एक का मान निकाल लिया यहां से 860,
तो भाई साहब 40 का मान कितना हो जाएगा, 40 गुणा 860, तो ये हो जाएगा 4 से 24, 2 बचेगा और 4 अट्ठे 32 और 2 34, 34,400 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, 34,400 रुपए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्लेट 4 बराबर भागों में टूट जाती है, प्लेट की कीमत इसके वजन के घन के सीधे अनुपात। अब यहां पे क्या है कि जो कीमत है, जो यहां पे कीमत है वो अब घन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किसी संख्या के क्यूब पे। ठीक है, कोई भी मतलब कीमत इसके वजन के मतलब भार के क्यूब पे डिपेंड कर रही है, भार के क्यूब पे डिपेंड कर रही है। मतलब भार है, भार मान लो 3 है, तो उसकी जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब, उस रेशियो में वो कीमत हो जाएगी। चलिए अब यहां पे 4 बराबर भागों में टूट रही है, मतलब 4 बराबर भाग हो रहे हैं, तो उनका अनुपात कितना रहा होगा, 1:1:1:1। मतलब अगर बराबर भागों में टूटी है तो 1:1:1:1 हो जाएगा। जब ये टूटी नहीं थी, जब ये नॉर्मल प्लेट थी, तो उसका वजन कितना रहा होगा, उसका वजन कितना रहा होगा, 4। जब टूटी नहीं होगी तो 4 रहा होगा। तो जो कीमत रही होगी पहले पहले जो कीमत रही होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पे पावर 3। तो पहले वजन 4 था, पहले वजन 4 था, अब कितना हो गया हाँ, अब कितना हो गया, अब 1:1 के अनुपात में 4 बार 4 जगह टूट गई। ठीक है, तो कीमत 4 पे पावर 3 हो गई। अब लेकिन इस कंडीशन में ये 4 पार्ट में टूट गई भाई, ये 4 पार्ट में टूट गई। अब इसके वजन क्या हो गए, 1:1:1:1। ये क्या हो गए, ये वेट हो गई। अब ये तो वेट हो गई, लेकिन अब जो कीमत है इनकी अलग अलग अगर मैं कीमत देखूंगा तो ये 1 है तो इस पे पावर 3, ये भी 1 है, इसकी कीमत 1 पे पावर 3, इसकी भी 1 पे पावर 3, इसकी भी 1 पे पावर 3। अब टूटने के बाद, क्योंकि टूटने के बाद वेट 1:1:1:1 हो गया। ठीक है, पहले 4 था, अब कितना वजन हो गया है, 1:1:1:1। ठीक है, अब कीमत यहाँ पे 1 ही होगी, 1 का क्यूब 1 1 1, मतलब 1 2 3 4। अब कीमत हो गई है 4। अब पहले कितनी थी, 4 पे पावर 3 मतलब 64। पहले कितनी थी, 64। अब पूछा क्या है उसने कि प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब बताइए भाई, पहले कीमत थी 64, टूटने के बाद रह गई है 4। ठीक है, टूटने के बाद कितनी रह गई है, 4। तो अब लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है भाई, पहले 64 थी, अब रह गई है 4, तो कितने का लॉस हुआ है, ठीक है 4, तो कितने का लॉस हुआ है, 60 का। कितने पे, 64। बस परसेंट में निकाल दो, 100 का गुणा करके परसेंट में आप निकाल दो। ठीक है, तो ये 15 चक्कू 60 और ये 16 चक्कू 64, तो 15 गुणा 100, इसको भी कट कर लो आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, ये हो जाएगा 1500 और बटे 16, तो 16 का भाग दो आप 150 में, तो कितना हो जाएगा, 16 नम्मा 144, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 60 हो जाएगा 16 48, 93 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा हो, 93 पॉइंट समथिंग, 93.75, 93.75 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाए। चलो भाई, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है, उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर हो तो ए और बी की बचतों के बीच अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी के खर्च का 80%, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर बता, ए की आय के बराबर बता रहा है, और ए की आय और बी की आय का अनुपात कितना है, जो आय है वो अगर मैं मान लूं ए की आय और यहां पे बी की आय, ये किस अनुपात में है, 5:8। तो मैं मान लेता हूं ए की आय 5x और बी की आय 8। ठीक है, चलिए अब उनके जो खर्च का अनुपात है, उनके खर्च का अनुपात दे रखा है खर्च का अनुपात दे रखा है 1:8।
तो मैं मान लेता हूं इसको y मान लेता हूं, इसको 2y मान। ये एक्चुअल खर्च आ गए और ये यहां पे एक्चुअल आए। ठीक है, यदि b के खर्च का 80% तो b का खर्च क्या है 2y। तो b के खर्च का अगर मैं 80% निकाल रहा हूं तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है a की आय के। तो a की आय कितनी है, a की आय है यहां पे 5। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, परसेंट हटाओ बट्टे 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 चक 4 दूनी 8 और यहां से ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8y बराबर 5 इधर चला जाएगा 25x। तो मैं अगर y और x का रेशियो निकालूं, y और x का रेशियो निकालूं तो वो निकलेगा 25/8। y और x का जो रेशियो है वो निकलेगा 25/8। पूछा क्या उसने, एक और बी की बचतों के बीच अनुपात बताइए। तो बताइए अगर ए की बचत अगर मैं निकालूंगा तो बताइए अगर ए की आय 5x है और खर्च y है, तो जो ए की बचत है, ए की जो बचत होगी यहां पे वो क्या हो जाएगी 5x माइनस वाई। 5x माइनस वाई, आय में से मैं खर्च को माइनस कर दूं। और जो बी की बचत है, जो यहां पे बी की बचत होगी वो मैं बी की आय में से, बी की आय क्या है 8, बी की आय में से मैं बी का खर्च माइनस कर दूंगा जो कि 2y, जो कि 2y है। ठीक है, अब इनका उसने अनुपात पूछा, इनका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अब हमें पता है कि y का मान 25 है और x का मान 8। यहां पुट कर दो भाई, 5x मतलब 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 माइनस y कितना है 25 बटे 8 गुणा 8 माइनस 25, 2 गुणा 25, 2 गुणा 25 कितना हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, 40 में 25 जाएंगे तो 15 अनुपात 8 8 64, 25 दूनी 50 में से 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15:14, 15:14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो कंसेप्ट क्लियर। देखो मेरा टारगेट रहेगा, अभी तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, बाकी जितने भी चैप्टर आएंगे, जितने भी चैप्टर आएंगे उनमें पहले मैं बेसिक क्लियर कराऊंगा और बेसिक के साथ साथ ही बताऊंगा कि भाई इनको शॉर्ट मेथड से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही नहीं होगा, पहले बेसिक ही नहीं होगा आप शॉर्ट मेथड से जा ही नहीं सकते। कितना रटोगे, कहां से कौन कौन से फॉर्मूले रटोगे, कौन कौन सी ट्रिक रटोगे, आप रट ही नहीं पाओगे। ठीक है, और जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि भाई हम किस तरह से चीजों को कवर करें। ठीक है, ना आपको शॉर्ट ट्रिक याद आएगी, आपको बेसिक ही याद आएगा, ना आपको शॉर्ट मेथड जितने भी होंगे वो नहीं याद आएंगे जब एग्जाम का प्रेशर रहता है। देखिए अगर आपके पास बेसिक हैं, आपके बेसिक में अगर दम है, आपने बेसिक बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो वहां पे आप निकल जाओगे, शॉर्ट ट्रिक से भी निकल जाओगे, और अगर शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं कर रही होगी तो आप बेसिक से तो निकल ही जाओगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है और शॉर्ट ट्रिक वहां पे काम नहीं आई तो दोस्तों मैदान साफ। ठीक है, चलिए तो पहले बेसिक से हम सारी चीजों को कवर करें और मेरा पूरा प्रयास यही है कि आपके बेसिक कमजोर न रह जाएं बस। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले मेरा टॉपिक इसीलिए उठाया है कि पहले आप अनुपात के बारे में समझ लें कि अनुपात कैसे काम करता है। 2 की वैल्यू हम 500 रख रहे हैं, एक का मान 2 से 50 हो गया, फिर उसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर दी हमने। तो ये सारी चीजें एक बार माइंड में आ जाएं ताकि हम अगले चैप्टर परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट, CI SI, इनसे अच्छी तरह से हम समझ लें इनको। ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझ लें। पहले अगर रेशियो क्लियर होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा तो फिर बाकी चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए संख्याओं 7, 4, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में रहे। चलिए भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरह के। तो देखिए 7, 4, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में रहे, मतलब समान अनुपात में रहे। तो समान अनुपात के बारे में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं
कि अगर चार संख्याएं समान अनुपात में हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इन दोनों के अनुपात के बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो a बट्टे बी बराबर होगा c बट्टे डी के। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो a का गुणा d से बराबर हो जाएगा c का गुणा b से। मतलब a का मल्टीप्लाई अगर d से, मतलब पहला टर्म और फोर्थ टर्म, उन दोनों का गुणा दोनों जो मिडिल वाले टर्म है उनके बराबर हो जाएगा। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। चलिए, लेकिन अभी क्या है कि ये चारों संख्याएं समान अनुपात में नहीं, ये चारों संख्याएं समान अनुपात में नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये समान अनुपात में हो जाए। तो देखिए दोस्तों, 7, 4, 4 और 2। पहले बेसिक समझते हैं। ठीक है, पहले बेसिक समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि 7 में कोई संख्या मैंने x जोड़ दी, वही संख्या मैंने 4 में जोड़ दी, वही संख्या इस 4 में जोड़ दी, और वही संख्या सेम संख्या हमने इसमें जोड़ी। अब इन x संख्या को जोड़ने पर ये चारों संख्याएं समान अनुपात में हो गई। ठीक है, ये चारों संख्या किस में हो गई? समान अनुपात में। जब समान अनुपात में हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 7 प्लस एक्स गुणा 2 प्लस एक्स, वो बराबर होगा 4 प्लस एक्स गुणा 4 प्लस एक्स। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे 7 दूनी 14 प्लस 2x प्लस 7x और प्लस के एक्स स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस के 4x प्लस 4x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 2 9x। ठीक है, और ये 4 और 4 8x, तो यहाँ आ जाएगा ये 8 माइनस में आ जाएगा, और 16 और माइनस के यहाँ हो जाएगा 14। तो कितना बचा? x। अब x का मान आ जाएगा 2। x का मान क्या आ जाएगा? 2। तो 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर इन संख्याओं में जोड़ा जाए तो ये समानुपात में हो जाएंगे। ठीक है, ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब बात आती है कि हर बार इस तरीके से थोड़ी ना करेंगे, ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए, ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए। तो मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं, इसके अलावा एक होता है ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं। अब यहां पे ऑप्शन मेथड कैसे काम करेगा? मैं मान लेता हूं कि ये पहला ऑप्शन है, इसको उठाओ और इनमें ऐड करके देखो, तो 7 में 2 9 हो जाएगा, और 2 अगर मैं 4 में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6। 2 अगर इस 4 में ऐड करूंगा 6, और 2 को अगर 2 में ऐड करूंगा 4। अब यहां पे देखता हूं क्या इन दोनों का जो अनुपात है, क्या इन दोनों के अनुपात के बराबर है? तो देखिए यहां पे 3 से ये 3 बार कटेगा, और ये 3 से 2 बार कटेगा। ठीक है, और ये 3 से ये 2 से 3 बार कटेगा, ये 2 से 2 बार कटेगा। भाई पहला ऑप्शन ही मैच कर गया तो बाकी हमको चेक नहीं करना। ठीक है, अगर ये सेट नहीं होता तो फिर हमको आगे जाना। जैसे कि मैं 4 से आपको चेक करके देखा, 7 और 4 11, 4 और 4 8, 4 और 4 8, और यहां पे ये हो जाएगा 4 और 2 6। क्या 11 और 8 का जो अनुपात है वो 8 और 6 के अनुपात के बराबर है? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 3 से भी चेक करोगे आंसर नहीं होगा, तो मतलब आप ऑप्शन मेथड से भी यहां जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड से भी यहां पे जा सकते हैं। चलिए, ऑप्शन मेथड वहां ज्यादा काम आएगा जहां सीधी संख्या पूछेगा, जहां सीधी संख्या पूछेगा कि भाई कौन सी संख्या है
कि ये हमारा परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में आ जाए। लेकिन ऑप्शन मेथड आप यहां नहीं लगा पाओगे, इसमें नहीं लगा पाओगे ऑप्शन मेथड, क्योंकि ये संख्याएं दे रखी हैं, प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में। अब उसने x नहीं पूछा, उसने ये नहीं पूछा है कि भाई x का मान क्या है, उसने पूछा है कि 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करनी है और उनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ आप ऑप्शन मेथड से फेल हो जाओगे, ऑप्शन मेथड आपको वहीं लगाना है जहां वो डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले कि भाई क्या संख्या घटाई गई या क्या संख्या जोड़ी गई। ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूं कि डायरेक्ट उस संख्या का मान कैसे निकाला। ऑप्शन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन से हमें निकलना होता है यहां से। बाकी अब मुझे x का मान डायरेक्ट निकालना है। देखिए बेसिक से ही बताऊंगा, आपको बेसिक से ही बताऊंगा। जब संख्याएं समान अनुपात में होती हैं तो वहां पे देखिए यहां पे किस किस का मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 और 2 का और 4 और 4, यही हो रहा है, 7 और 2 का, 4 और 4 का, और वो आपस में भाई इंटरचेंज होनी है। मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा या इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो मतलब घटना तय। यहाँ पे एक दूसरे जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या माइनस, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि डायरेक्ट मान निकालने के लिए ये जिस तरह से हम समानुपात में करते हैं, पहली और आखिरी संख्या का गुणा करो और जो बीच वाली संख्या है दोनों उनका गुणा, 7 दूनी 14 और 4 चौको 16। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को घटा, तो 16 में से अगर 14 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है भाई, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस, तो क्या आ गया यहाँ पे 2, क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए इनको जोड़ा जा रहा है, जिनका गुणा किया है उनको जोड़ा जा रहा है, इनका गुणा किया है इनको जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनको जोड़ा जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, और फिर आपस में ये घटने भी है, क्योंकि ये या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जिन संख्याओं का गुणा किया है, जिन संख्याओं का आपने गुणा किया है उनको ऐड करो। 7 और 2 7 और 2 9, ठीक है, और 4 और 4। अब इनमें से जो बड़ी संख्या है उनमें से छोटी को माइनस कर दो, ठीक है। अब छोटी को माइनस कर दो, जो यहां पे आंसर आएगा उसकी भाग दे दो भाई साहब, बस और कुछ नहीं। ये बेसिक से ही आ रहा है। अब इसको मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा किस तरह से होगा, जब क्वेश्चन करेंगे और आगे ये डायरेक्ट मान निकलेगा। ये आ सब बेसिक से रहा है। आपने किया क्या है कि पहले इन दोनों का गुणा किया है और इन दोनों का गुणा किया है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस कर दिया है। अब जिनका गुणा किया है उनको वापस से जोड़ा है, 7 और 2 9 और 4 और 4 8। अब जोड़ने के जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस कर दिया है और उसकी हमने भाग दी। जैसे यहां पे क्या हो रहा था, 9x में से 8x जा रहा था, 1x बच रहा था और x का मान निकालने के 1 की भाग दे दी, मतलब आंसर 2 ही है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी और क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 9 16 13 9 16 13 23 में से प्रत्येक में जोड़ी जाने वाली संख्या जोड़ी जानी चाहिए प्रत्येक में, ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। अब यहां पे देखिए ये 9 है, 16 13 और यहां पे 23। क्या करना है हमें, 9 का गुणा 23 से करो, 9 3 27, 23 नमा 207 207। ठीक है, 16 का गुणा 13 से करो, 13 6 78 और 13 1 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, और यहां बचेगा कितना बचेगा 9 नहीं बचेगा। ठीक है, नहीं बचेगा, ये 0। अब यहां पे 2 7 में से 198 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब हमने क्या किया है कि जिनको गुणा किया उनको ऐड कर दो आप, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और 16 और 13 कितना हो जाएगा 29। ठीक है,
16 और 13 कितना हो जाएगा? खांसी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। 16 और 13 हो जाएगा 29। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को कर दो माइनस। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस कर दो। अब उन 32 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब ये जो आंसर आया है इसका लगा दो भाई साहब इसमें भाग, बस और कुछ नहीं करना। यही डायरेक्ट उस संख्या का मान होगा, यही डायरेक्ट उस संख्या का मान होगा। ऑप्शन भाई 1/3, 1/4, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ है क्या भाई? एक बार देख लेते हैं। 9 3 27, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 20 हो गया। तो ये 13 6 78 और 13 एकम 13, 13 और 7, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये 208 होगा। यहाँ पे ये क्या होगा? 208। अब क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। तो बड़ा यहाँ पे क्या है? 208 है, और 208 में से 208 में से अगर मैं 207 माइनस करूंगा, 208 में से 207 माइनस करूंगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 32 में से 29 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 की क्या लग जाएगी भाई? यहाँ पे भाग। 3 की क्या लग जाएगी? भाग लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे। ठीक है भाई, चलिए, और मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। अगर अभी भी किसी की समझ नहीं आया है तो अभी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, उनसे और क्लियर। यहाँ पे क्या है? 20 40 33 और 57 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात बताइए। मैंने आपको x का मान निकालने के लिए क्या बताया है? पहले पहले का और फोर्थ टर्म का गुणा करो आप। ठीक है, तो 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168। गुणा करूंगा 24 गुणा 57, 24 सत्ते 168, 16 बचेगा, और 24 पंजे 120, और 120 और 16 136। ठीक है भाई, 136। चलिए, अब भाई इनका गुणा करो, 40 गुणा 33, 40 गुणा 33, तो कितना हो जाएगा? 33 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 132, 132। अब जो बड़ी संख्या है, अब जो यहाँ पे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 8, और 6 में से 2 चला गया तो 4। ठीक है, गुणा करके जो बड़ी संख्या है वो माइनस। अब यहाँ पे जिनका गुणा किया है उनको ऐड कर दो एक बार। 57 और 24 कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 4 81, क्या हो जाएगा? 81। और 40 और 33 कितना हो जाएगा? 73, कितना हो जाएगा? 73। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को माइनस कर दो, जो बड़ी संख्या यहाँ पे आ रही है उसमें से छोटी को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8। तो जो यहाँ पे आया है इसका इसमें भाग लगा दो, बस खत्म। तो मेरा जो x का मान आया है, मेरा जो यहाँ पे x का मान आया है वो आ गया, मेरा जो x का मान आया है वो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या कि 5x प्लस 12 4x प्लस 15 का अनुपात बताइए। तो 5x प्लस 12 कितना हो जाएगा? 6 रख दो यहाँ पे, 6 गुणा 5 30, 30 और 12 हो गया 42, और 4 6 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा? 49, कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, 49 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका अनुपात हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात आप निकाल दो, कितना हुआ यहाँ पे? ये 7 6 42 और 7 7 49, 7 7 49, तो 6:7 यहाँ पे आंसर हो जाए। ठीक है, ये 6:7 तो ऑप्शन में नहीं है क्या? कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही? 5 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूँ तो 6 पंजे 30 और 12, ठीक है, और 4x प्लस 15 4 6 24, सॉरी 24 और 15 39 है, यहाँ पे क्या है? 39। तो ये हो जाएगा 14 3 42, 13 3 39, ये क्या हो जाएगा? 14 3 42, 13 3 39। यहाँ पे कितना था? 1368, और ये जो अनुपात निकल के आ जाएगा 49 और 39, तो ये हो जाएगा 14:13। ठीक है, 14:13 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए,
देखिए दोस्तों, अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है और बाकी छोटी मोटी मिस्टेक हों तो उनको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि देखिए जब हम अपलोड पर डालते हैं या जो भी एडिटिंग छोटी मोटी मिस्टेक की अगर एडिटिंग करनी पड़ती है तो फिर वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उनको इग्नोर किया करें, क्योंकि ये आप भी समझदार हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी स्टूडेंट, अगर आप जानते ही हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो ही जाती है। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक तो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी कोई मेन मिस्टेक नहीं होगी। अगर मेन मिस्टेक तो वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि अगर लाइव क्लास पढ़ाते हैं तो वहाँ पे तो ये होता है कि स्टूडेंट बता देते हैं कि चलो यार भैया ये कंडीशन हो रही है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या है कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत होती है गुणा भाग में, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन चीज़ों को आप खुद ही समझदारी से इग्नोर कर दिया करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या इस क्रम में समानुपात में होती हैं। ठीक है, तो भाई x का मान निकाल देते हैं पहले। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, इनका गुणा करो आप। 22 गुणा 55, 22 गुणा 55 कितना हो जाएगा, 22 पंजे 110, 11 बचेगा, 22 पंजे 110 और 11 121। ठीक है, चलिए अब 50 गुणा 23 कर दो आप, 50 गुणा 23 कर दो, जो संख्या बड़ी है उसे माइनस, बड़ी में से छोटी माइनस कर देना। 23 पंजे 115, 11 से 50 कितना बचेगा, कितना बचेगा। अब क्या करना है, जिनका गुणा किया है उनको ऐड कर दो, तो 55 और 22 इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 77, 77 और 50 और 23 73, इनमें से जो बड़ी संख्या उसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 4 और इसका भाग दे दो इसमें, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, एक्स का मान आ गया 15। अब पूछा क्या है कि 3, 7 और एक्स का चतुर्थानुपाती बताइए। 3, यहाँ पे 3, 7 और एक्स, तो एक्स यहाँ पे कितना है 15, इनका चतुर्थानुपाती बताना है। चतुर्थानुपाती यहाँ पे के मान लेता हूँ, ये चौथा अनुपात है, यहाँ पे के मान लेता हूँ। तो जब ये समानुपात में है, मतलब चतुर्थानुपाती है तो ये समान अनुपात में है, तो 3 का गुणा के से बराबर होगा 7 गुणा 15। ठीक है, तो 3 से 5 बार कट जाएगा और के का मान आ जाएगा 35। ठीक है, ये चतुर्थानुपात मध्यानुपात ये हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए। ठीक है, चलिए चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, घटाया जाए या जोड़ा जाए सेम कंडीशन है। ठीक है, अब इसको दोस्तों आपको खुद सॉल्व करना है। इसको मैं एच डब्ल्यू में देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एच डब्ल्यू में देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है भाई, इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के बिल पर 400 रुपए का भुगतान करता है, दूसरे माह के बिल पर 560 रुपए का भुगतान करता है तथा तीसरे माह के लिए 840 का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि रुपए में भुगतान करना होगा। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए, ए ने 400 किया, ए ने 400 किया, बी ने किया 560 और सी ने किया 840। ठीक है भाई, भुगतान हो गया भाई हमारा कंप्लीट। ठीक है, हमारा कंप्लीट भुगतान हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 60 और 40 100 हो जाएगा 14, 14 और 4 18, ये टोटल भुगतान हो गया 1800। ठीक है, अब शर्त क्या लगी थी, 3:5:7 के अनुपात में बांटने के लिए। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो 15 की वैल्यू है 18। ठीक है, तो 15 से कट जाएगा तो एक बराबर आ जाएगा 12, 1 से 20, एक बराबर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो बी के हिस्से में कितना भुगतान आ रहा है 5 का, बी के हिस्से में कितना आ रहा है 5 का भुगतान आ रहा है, तो 5 का भुगतान आ रहा है तो 5 का मान हो जाएगा 5 गुणा 100, 600, और उसने भुगतान कितना किया है 560, तो कितना और भुगतान करना पड़ेगा, तो 600 माइनस 560, 40 का और भुगतान करना पड़ेगा, बी फ्री हो जाएगा।
बी फ्री हो जाएगा। चलिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन और आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देख के मतलब हड़बड़ा मत जाना भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस ये लैंग्वेज अलग तरीके से दे देते हैं। ठीक है, इसमें सीरीज बना देते हैं, कभी अर्थमेटिक जो जो प्रोग्रेशन होता है, जीपी होता है, एपी जीपी, उस तरह की सीरीज बना देते हैं और उसमें आपको इस तरह से फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, छठे और सातवें पदों का अनुपात पूछा है। सीरीज क्या है, 1 3 6 10। तो देखिए 1 से 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 से 6 के बीच में 3 का, 6 से 10 के बीच में 4। तो आप समझ गए होंगे कि 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो जो अगला पद होगा वो 5 का होगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला पद होगा वो 6 का होगा, 21 हो जाएगा। तो जो छठवें और सातवें पदों का अनुपात पूछा है, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि छठवें और सातवें पद का जो अनुपात है वो हो जाएगा 3:4। 3:4 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाए। ठीक है, चलिए ये भाई मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, जो भी 2-4 क्वेश्चन जो अलग टाइप से आ जाते हैं वो सब क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उसके पास क्रमशः कितनी राशि थी। इसमें एक चीज बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ए और बी के पास जो राशि है वो 9 और 5 की राशि है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ए के पास 9x है और बी के पास क्या है, 5। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे ए बी को 10 रुपए दे रहा है। तो अगर ए 10 रुपए दे रहा है बी को, इसका मतलब ए से 10 रुपए कम होंगे और बी पे 10 रुपए बढ़ जाएंगे। जब ए बी को अगर 10 रुपए देगा तो ए से 10 रुपए कम होंगे और बी पे 10 रुपए बढ़ जाएंगे। तो बस यही इसमें चीज है कि वो ये नहीं कह रहा है कि ए के धन से 10 रुपए कम कर दें और बी के धन से 10 रुपए बढ़ा दें तो अनुपात इतना हो जाता है। इसमें क्लियर मेंशन कर दिया उसने कि भाई यहां बढ़ा रहा है या घटा रहा है, लेकिन उसने ये लैंग्वेज चेंज कर दी है कि ए बी को 10 रुपए दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद सोचना है कि अगर 10 रुपए देगा तो ए से 10 रुपए कम हो जाएंगे और बी के धन में 10 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बी का मैं 5x मान लूं, तो अगर ए से 10 रुपए कम होंगे तो बी से 10 रुपए बढ़ जाएंगे और अनुपात हो गया 1/1। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9x - 10 बराबर हो जाएगा 5x + 10। ठीक है, 5x को 9x - 5x 4x बचेगा और ये -10 है उधर प्लस हो जाएगा तो 20। तो x का मान आ जाएगा 5। x का मान 5 आ जाएगा तो राशि पूछी है, तो राशि क्या है 9x, तो 9 × 5 45 और दूसरी राशि है 5x, तो 5 × 5 25। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 1900 की एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बी को ए से 100 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए को अगर x मिल रहे हैं तो बी को 100 रुपए ए से अधिक मिल रहे हैं, मतलब x + 100 मिल। सी को बी से भी 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो बी को अगर x + 100 मिल रहे हैं तो सी को x + 100 से 200 रुपए अधिक मिल जाएंगे, 200 रुपए अधिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x + 100 और ये हो जाएंगे x + 3। ठीक है, और टोटल कितनी धनराशि है 1900। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, x + x + 100 और ये हो जाएंगे x + 3, जो कि किसके बराबर है 1900। ठीक है, किसके बराबर है 1900 के। यहाँ पे 3x 300 और 100 400 हो जाएंगे बराबर 1900। 3x बराबर 4 से को आप माइनस कर दो तो 1900 - 400 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब 1500 हो गया, 3 से भाग लगा दो, आप x का मान निकल के आ जाएगा 5। अब x का मान अगर 500 निकल के आ गया तो उसने पूछा है कि उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, तो a का हिस्सा 500 ही रहेगा
बी का हिस्सा 500 और 100 600 हो जाएगा, और जो सी का हिस्सा है वो 500 और 300 800 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5:6:8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन, ये किसमें है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, चलिए 6060 को ए और बी, ए कॉमा बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात हो जाता है 5:7:8। ठीक है भाई, ये ए का हिस्सा है, ये बी का है, ये सी का है, ये 5 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, ये 8 हो जाता है। ठीक है, मान लेता हूं ए का, ए 5x हो जाते हैं, बी पे 7x हो जाते हैं, सी पे 8x हो जाते हैं। अब ये समझना, यहाँ पे ये अनुपात कब हो रहा है, जब ए में से 15 रुपए कम कर दिए जाते हैं, बी में से 20 रुपए कम कर दिए जाते हैं और सी में से 25 रुपए कम कर दिए जाते हैं। मतलब यहां से मान लो पहले इनके पास कुछ पैसा रहा होगा, ठीक है, उसमें से 15 रुपए जब कम किए हैं, इसमें से 20 अगर कम किए हैं और इसमें से 25 कम किए हैं, तब जाके अनुपात ये आया। ठीक है, 5:7:8 आया है। ये जो 5:7:8 का जो धन है वो 15, 20 और 25 कम करने के बाद का धन, वही तो कह रहा है कम कर दे तो उनके हिस्सों का अनुपात ये हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो इसमें 15 ज्यादा रहे होंगे भाई, कम होने के बाद 5x + 15 रहे होंगे, तभी तो 15 कम होने के बाद 5x हुए, 5 अनुपात आया है। अब इसका मतलब बी के पास पहले 20 ज्यादा रहे होंगे, पहले 20 ज्यादा रहे होंगे, और सी के पास पहले ये 7x + 20 और सी के पास 8x + 25। तो ये पहला धन उनके पास रहा हो, और पहला धन कितना है, 6060 रुपए टोटल धन है, और यहाँ पे टोटल धन कितना है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, 5x + 15 7x + 20 और ये 8x + 25, ये किसके बराबर है, टोटल धन किसके बराबर है, 6060, 6060, 25 20 45 और 15 60, और ये 8 और 7 15 और 5 20 है, 20x और 60 प्लस में उधर माइनस हो जाएंगे, तो 6060 में से 60 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 20x बराबर हो जाएगा 6000, तो ये हो जाएगा x का मान आ जाएगा 20 × 60 300, x का मान कितना आ गया, 300। ठीक है, पूछा क्या है, सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, तो मूल हिस्सेदारी सी की कितनी थी, 8x + 25। ठीक है, 8x तो बाद में हुई है और उसमें 25 ज्यादा पहले थी, तो जो सी की मूल हिस्सेदारी है वो है 8x + 25, और ये 8 × 300 + 25 मतलब कि 2400, 2425 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाए। ठीक है, 2425 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाए। क्लियर, चलिए चलिए भाई, अब ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन और आ जाते हैं, फाइंड द मिक्स प्रपोर्शन ऑफ 2:3, 6:5, 10:9। जब मिश्र अनुपात पूछे तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इन सबको मिक्स कर दो मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मिश्र अनुपात पूछे तो वो कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि इन सभी अनुपात का गुणा कर दो, सभी अनुपात का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 धाड़े 20, 20 दूनी 40, तो 40 बट्टे अच्छा 5 से कट जाएगा, ये 5 से और कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे 9, तो जो मिश्र अनुपात आएगा वो 8:9 आएगा, जो मिश्र अनुपात आएगा वो 8:9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5/7 15/14 98/75 का मिश्र अनुपात बताइए, तो 5/7 गुणा 15/14 गुणा 98/75। ठीक है, तो 15 से ये 5 बार कटेगा और ये 14 से 7 बार कटेगा। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा,
तो 1:1 हमारा आंसर हो जाएगा। जो मिश्र अनुपात होगा वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाई ये और समझ लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात। अगर ए और बी का वर्गानुपात पूछ रहा है, ए और बी का, ए बट्टे बी का वर्गानुपात पूछ रहा है, इसका मतलब है इस अनुपात का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस अनुपात का वर्ग कर दो तो वो हो जाएगा वर्गानुपात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, और वहीं पे अगर ए अपॉन बी का अगर पूछ रहा है कि वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, तो क्या है? इस अनुपात का वर्गमूल निकाल, इस अनुपात का वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, अगर तीसरी, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, अब आप तीसरी कंडीशन पे आइए। तीसरी कंडीशन में अगर उसने पूछा कि एक अनुपात दे रखा है, उसका बताइए आप घनानुपात। ठीक है, घनानुपात, तो वो घन करने की कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो क्यूब करने की कह रहा है, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, अगर चौथी कंडीशन में वो पूछ लेता है कि भाई मुझे ए रेशियो बी का घनमूलानुपात बताइए, घनमूलानुपात बताइए। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो ए रेशियो बी का घनमूल निकालने की बात कर, वो ए रेशियो बी का घनमूल निकालने की बात कर रहा है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? वो 14/17 का वर्गानुपात बताइए, तो इनका वर्ग कर दो। 14 का वर्ग 196, 17 का वर्ग 289। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3:5 का घनानुपात बताइए। देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनको इसको इंग्लिश में भी ये वर्ड याद रख लेना आप, इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। वर्ग जो मूलानुपात होता है, वर्ग मूलानुपात, उसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, घन वाले अनुपात को कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, और घन मूलानुपात को कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे 14/17 ये तो हो ही गया, बाकी 3:5 का घनानुपात पूछ रहा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पे कि भाई साहब 3/5 का आप क्यूब निकाल दिए, 3/5 का आप क्यूब निकाल दिए, वो हो जाएगा 27:125, 27:125। चलिए 343 729 का घनमूलानुपात, तो वो कह रहा है कि भाई इसका घनमूल निकाल दो बस। तो 343 का क्या हो जाएगा? 7, और 729 का 9, तो ये हो जाएगा 7:9, 7:9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये 2x + 3:5x + 4, ये 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है, मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात, घनानुपात है। ये जो है वो इसका घनानुपात, अगर मैं 3/4 का घनानुपात निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27/64, और इसका जो घनानुपात है वो किसके बराबर है? ये 2x + 3/5x + 4। ठीक है, यही कहना चाह रहा है वो। 3/4 का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो है, घनानुपात है, वो इसके अनुपात के बराबर। एक सेकंड, चलिए अब इसको सॉल्व कर लो आप, अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 27 × 5, 5 7 35, और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135, 135 है, और 27 × 4 कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, वो बराबर होगा 64 दूनी 128 है, और ये कितना हो जाएगा? 64 कितना हो जाएगा? 36 18, और 4 3 12, 192, 192। 128 को माइनस में ले आइए, 135 है माइनस 128 बराबर 192 माइनस 108। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा? 7 है बराबर, अब ये कितना बचेगा?
12 में से 8 जाएगा तो 4, तो यहाँ कितना बचेगा 8, 84। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। ठीक है चलिए, तो ये 84 हो गया, तो 7 की भाग दे लो आप, x का मान आ जाएगा 12, x का मान आ जाएगा 12। अब पूछा क्या है उसने कि x का वर्ग ज्ञात करें, x का वर्ग ज्ञात करें। अब x का वर्ग कितना हो जाएगा 154, 154। ठीक है, अब लेकिन आप अगर निकलना चाहें यहां से तो आप ऑप्शन से भी निकल सकते हैं। देखिए ये जो है आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 2x प्लस 3 बटे 5x प्लस 4, ये किसके बराबर है 27 बटे 64 के। ये किसके बराबर है 27 बटे 64 के। ठीक है, अब 27 बटे 64 के बराबर है, तो मुझे पता है कि x का वर्ग पूछा, अगर x का वर्ग 100 होता तो x कितना होता 10, तो यहाँ पे अगर मैं 10 दूनी 20 रखूं, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, ये नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे 27 दे रखा है। अगर 121 होता वर्ग तो x कितना होता 11, तो 11 दूनी 22, 22 और 3 25, ये भी नहीं होगा भाई। अब ये 144 है, इसका वर्गमूल यहाँ पे x कितना होगा 12, तो 12 दूनी 24, 24 और 3 27 बटे, और 12 5 60 और 4 64, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। आप इसको सॉल्व करने से बच जाओ, आप इसको यहाँ पे सॉल्व करने से बच जाओ। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब जैसा मैं आप शुरुआत में बता ही चुका हूं आपको कि अब आयु वाले प्रश्न रह गए और एक आध टाइप के प्रश्न और रह गए होंगे, तो उनको भी करा देंगे, और उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगभग क्या मतलब कंप्लीट ही हो गया है। बाकी एक दो टाइप जो भी है जो बचे हैं वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हो जाएंगे। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हो जाएंगे, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम और देखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।